स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था लेन देनों के अभिलेखन 1, उसमें हम पढ़ रहे थे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी लेन देन का हमारे अकाउंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ हमने जमा और नाम यानी डेबिट और क्रेडिट से संबंधित जो नियम होते हैं उनको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको टी अकाउंट में किस प्रकार से हम लिखते हैं और कोई भी सौदा है उसको अप्लिकेट करने के क्या नियम होते हैं। कल आपको इस टी अकाउंट से रिलेटेड बता दिया था कि हमारी जो संपत्तियां हैं, देयता है, पूंजी है, लाभ और इनकम्स हैं और एक्सपेंडिचर और हानि है, उनसे संबंधित क्या नियम है और एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको किस तरह से खातों के अंदर ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है उदाहरण नंबर 1, पेज संख्या है 61। इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण कर ये दिखाइए कि हर परिस्थिति में संपत्तियाँ, देयता, पूंजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तथा लेखांकन समीकरण जिसको हम बोलते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल संतुलित ही रहा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों तरफ यानी असेट साइड यानी ए इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी को एक एक को समझते चले जाते हैं। और पेज आप टर्न करेंगे, पहला ट्रांजैक्शन है 8 लाख रुपए की पूंजी और 50 लाख रुपए के माल से हमने स्टॉक लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। देखिए ये जो सौदा है इसके अंदर क्या हुआ है कि आप इस सौदे का प्रभाव जो पड़ता है, सबसे पहले कि आप व्यापार में क्या लाए, रोकड़ लेकर आए यानी कैश। कितना लेकर आए? 8 लाख रुपए। दूसरी तरफ आप स्टॉक के रूप में कितना लेकर आए हैं? 50,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम परिसंपत्तियों के एसेट साइड में जाएंगे तो हमारी कैश है 8 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, प्लस हमारा स्टॉक है 50,000 से, यानी संपत्तियों का योग टोटल 8,50,000 रुपये से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, सौदे का प्रभाव पूंजी पर पड़ता है, क्योंकि जो मालिक पूंजी लेकर आ रहा है उसकी टोटल पूंजी कितनी हो जाती है, वो टोटल पूंजी है उसकी 8,50,000 रुपये लेकर आया। तो आप देखिए अपना अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम कहते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ देखिए असेट्स टोटल कितनी हो रही है? 8,50,000। इक्वल का निशान लगाइए, बीच में लगा हुआ है इक्वल का। क्या दूसरी तरफ आता है देयता और पूंजी, तो देयता तो कोई है नहीं और पूंजी कितनी है? 8,50,000। यानी असेट्स किसके बराबर हो रही है? लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर हो रही है। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सिमिलर है, समान है। फ़र्क क्या पड़ा? दोनों तरफ क्या हो गई? संपत्तियों एवं दायित्व पूंजी में वृद्धि को प्रदर्शित किया इसने। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। सेकंड जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है हमारा 15,000 रुपये का अग्रिम भुगतान कर 3 लाख रुपए के मूल्य का प्लांट क्रय किया, जिसकी शेष राशि का भुगतान बाद में होगा। अब अगर इस सौदे की हम बात करते हैं तो इस सौदे के अंदर क्या हो रहा है, एक परिसंपत्ति जिसको हम मशीन बोलते हैं वह हमें खरीदी है हमने, तो वह उस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हमने रोकड़ के रूप में 15,000 रुपये का पेमेंट किया है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आगे बात समझ में आपको, देखिए कैसे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा कि हमने जो चीज़ खरीदी है 3 लाख रुपए की, उसमें से हमने केवल 15,000 रुपये ही चुकाए हैं। ऐसी स्थिति में 2,85,000 रुपये के क्या हो जाएंगी, हमारी लायबिलिटीज़ यानी देयताओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हमें उसका भुगतान आने वाले समय में करना होगा। तो आप चलिए देखते हैं सौदे का। आप असेट साइड में चलिए, तो आपकी रोकड़ जो कि 8 लाख रुपये थी, 8 लाख रुपये में से आपने कितना पेमेंट कर दिया बेटा? 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो हमने 8 लाख में से 15,000 को क्या किया? लेस कर दिया, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 7,85,000। दूसरी चीज़ थी स्टॉक जो कि 50,000 था,
एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अब हमारी तीसरी परिसंपत्ति हमारी जुड़ गई है जिसको हम कहते हैं संयंत्र। तो संयंत्र हमारे पास कितने रुपए का आया है? 3 लाख रुपए का। अगर हम तीनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो अब हमारी असेट्स यानी परिसंपत्तियों का योग 7,85,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख मिलाकर 11,35,000 रुपये हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने बाईं ओर। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं जो कि पूंजी पहले 8,50,000 रुपये थी। अब हमारी देयताओं में वृद्धि कितनी हुई? 3 लाख में से 15,000 रुपये तो हमने नकद चुका दिए, यानी 2,85,000 के क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2,85,000 लिखा गया है। तो अब 2,85,000 प्लस 8,50,000 मिलाकर टोटल कितना हो जाता है? 11,35,000। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर वापस क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। कैसे? जो हम लिखते हैं एसेट्स यानी कि 11,35,000 बराबर किसके होती है? पूंजी और देयता के बराबर। तो देयता 2,85,000, पूंजी कितनी है? 8,50,000, टोटल कितना हुआ? 11,35,000। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सही है। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रांजैक्शन की ओर। उसमें है बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा कराए। अब आप देखेंगे इस सौदे का प्रभाव क्या हो रहा है कि हमारी जो परिसंपत्तियां हैं, एक तो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो हमारे बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 6,000 से। तो दूसरी तरफ क्या होगा कि हमने 6 लाख रुपए नकद दिए हैं, तो हमारा नगद जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 7,85,000 जो ऊपर थी हमारी रोकड़, उसमें से अगर 6 लाख को अगर हमने जमा करा दिया यानी कम हो गया, तो हमारे पास बच जाता है कितना? 1,85,000। स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लांट में कोई परिवर्तन नहीं है, बैंक में हमारे पास क्या आ गया? 6 लाख रुपया आ गया। तो बैंक में 6 लाख रुपया यहाँ पर प्लस में दिखाएंगे। यहाँ ऊपर जो 3 लाख रुपए गलती से लिख दिया गया है बच्चों, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। और संयंत्र भी गलती से 5 लाख रुपए लिख दिया है, यही कसका दीजिए आप। स्टॉक के अंदर नीचे लिखना है 50,000 और संयंत्र के नीचे लिखना था 30,000। प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है यहाँ पर, इस प्रिंटिंग मिस्टेक को करेक्शन करें। स्टॉक के नीचे आएंगे 50,000, संयंत्र के नीचे आएंगे 3 लाख रुपए। और बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो गया बेटा? 6 लाख। अब हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 1,85,000 तो कैश रह गया हमारे पास। स्टॉक वही 50,000 रुपये, संयंत्र वही हमारे पास 3 लाख रुपये, और वृद्धि किस में हो गई? 6 लाख बैंक में। अगर हम बात करें तो अमाउंट में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मदों में परिवर्तन हुआ है। प्रभाव क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन का? रोकड़ घट गई और बैंक में वृद्धि हो गई, लेकिन एसेट्स की संपत्तियों के रूप में एसेट्स हमारी 11,35,000 रुपये ही रही। और दूसरी तरफ जो कि हमारा दूसरा पक्ष होता है देयता और पूंजी, वो नॉन इफेक्टेबल है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप देखेंगे कि उधर का योग एज इट इज़ 11,35,000। फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? लेखांकन समीकरण बराबर है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल 11,35,000 से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है, ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए के मूल्य का फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया। चेक से भुगतान का मतलब होता है बैंक से पैसा जाना। ठीक है, ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? परिसंपत्ति के रूप में फर्नीचर आ रहा है। दूसरी तरफ परिसंपत्ति जो कि बैंक अकाउंट है, उसमें से चेक का भुगतान दिया जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है वो हमारे संपत्तियों की तरफ ही आएगा। दूसरी तरफ जो पूंजी और देयता है उस पर नॉन इफेक्टेबल रहेगा। होगा क्या? आपकी जो रोकड़ है, आपकी जो बैंक है उसमें से आप 1 लाख रुपया दे देंगे, कम हो जाएगा क्योंकि आपने चेक दिया है 1 लाख रुपए का। और दूसरी तरफ एक और मद जो कि फिक्स असेट्स के रूप में फर्नीचर आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए का, तो आप उसको 1 लाख रुपए दिखाएंगे। बच्चों बुक नहीं है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन फिर है। पुनः यहाँ पर इन्होंने अमाउंट को लिखने में गलती की है। पुनः रहितिया के नीचे 50,000 होना चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे 3 लाख, बैंक के नीचे 6 लाख होना चाहिए था। आप उसको करेक्ट करें। अब बैंक में से 1 लाख रुपए चले जाएगा तो संपत्ति कितनी रह जाएगी बैंक की? 5 लाख रुपए। और जुड़ क्या जाएगा हमारे पास? 1 लाख रुपए फर्नीचर का। तो योग पुनः वापस 11,35,000
संपत्तियों का होगा, क्योंकि रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं है, स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बैंक में 1 लाख रुपया कम हो गया, 6 में से 1 चला गया तो 5 लाख रुपया हो गया, और उधर फर्नीचर में वृद्धि हो गई प्लस 1 लाख हो गया, तो अमाउंट बराबर वही रहेगा। और दूसरी तरफ देयता और पूंजी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों तरफ बराबर है 11,35,000 से। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 5th ट्रांजेक्शन है वो है 80,000 रुपये के मूल्य का माल। आपको बता दूं, 80,000 रुपये के मूल्य का नगद माल व 35,000 रुपये का उधार माल खरीदा। इस ट्रांजैक्शन को समझें आप अच्छी तरह से कि जो हमने माल खरीदा है उसमें 80,000 और 35,000, यानी दोनों मिलाकर हम बात करें तो कितने रुपए का माल खरीदा हमने? 1,15,000 रुपये। यानी स्टॉक जो हमारा संपत्तियों में दिखाया गया है, जो कि पहले 50,000 था, उसमें अब वृद्धि हो गई 1,15,000 रुपये की। ठीक है। अब उसका पेमेंट करने में आपने क्या किया? 80,000 रुपये तो कैश चुकाए हैं, यानी रोकड़ जो कि 1,85,000 की थी उसमें से 80,000 रुपये कम हो जाएगा क्योंकि हमने नगद चुकाया है। ठीक है बेटा। तो कैश में से 1,85,000 में से 80,000 कम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं रहीतिया में कि जो 50,000 था उसमें 1,15,000 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1,65,000। कैश में से 80,000 कम कर देते तो रह जाता है 1,05,000। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा अब टोटल कितना हो गया बेटा? 1,70,000 रुपये हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, आपने कितने रुपए का उधार माल खरीदा? 35,000 रुपये। यानी 35,000 रुपये की सेकंड साइड लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि लेनदारों को हमें 35,000 रुपये भविष्य में चुकाना है। तो जो 2,35,000 की हमारी देयता थी, अब वो कितनी हो गई है? 2,85,000 प्लस 35,000 बराबर होते हैं 3,20,000 रुपये की। तो ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो संपत्तियों में भी 35,000 का बढ़ोतरी हुई थी, और इधर भी देखेंगे तो 35,000 की बढ़ोतरी हो गई। तो दोनों का जोड़ क्या आ गया? 11,70,000। फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। पूंजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो पूंजी 8,50,000 की 50,000 है, 2,85,000 प्लस 35,000 जोड़ दिए गए तो हो गए 3,20,000। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि हमारा 6th ट्रांजेक्शन है। 6th ट्रांजेक्शन है हमारा जो बताता है कि हमने 45,000 रुपये के मूल्य का माल 60,000 में नगद बेचा। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या हुआ है बेटा। हमने माल बेचा है, तो माल बेचा है तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे पास स्टॉक पहले कितना था? आपने देखा ऊपर 1,65,000 का स्टॉक था। 1,65,000 में से अगर हम 40, यहाँ पर देखिए करेक्शन करना है आपको, किताब में गलत चल रहा है, इसको आप करेक्ट करेंगे। ये एक आगे कसका दिया गया है। रहीतिया हमारा 1,65,000 था, प्लांट 3,000 था, बैंक 5 लाख था, फर्नीचर 1 लाख था। तो आप इस अमाउंट को पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे रहीतिया के नीचे। ठीक है। तो 1,65,000 में से हमने कितने रुपए का माल बेचा? 45,000 का। तो अब हमारे पास माल कितने रुपए का रह गया? 1,20,000 का। अब जो हमने 45,000 रुपये का माल बेचा था, वो बेचा तो हमारे पास नगद कितना आया? 60,000 रुपये आया। क्यों? क्योंकि हमने उसको 15,000 प्रॉफिट पर बेचा है। तो आपके पास नगद के रूप में 60,000 आएंगे, तो हमारी जो रोकड़ पहले 8,50,000 की थी, अब वह 60,000 से क्या होगी? उसमें 1,05,000 की जो हमारी रोकड़ थी, उस रोकड़ के अंदर 60,000 की वृद्धि हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? 1,65,000। यहाँ पर भी एक करेक्शन है, 8,50,000 को यहाँ से हटा दीजिए, गलत लिखा हुआ है। तो हमारा अब रोकड़ हो जाएगा 1,65,000, स्टॉक घट कर रह जाएगा 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी, बैंक और फर्नीचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और उनका योग हो जाएगा परिसंपत्तियों का 11,85,000। दूसरी तरफ देयता हमारी जितनी थी 3,20,000 की उतनी रहेगी, लेकिन चूंकि हमने 45,000 रुपये का माल 60,000 में बेचा था, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 15,000 रुपये का। और ये 15,000 का प्रॉफिट हमारी पूंजी में क्या करता है? जाके जुड़ जाता है, क्योंकि ये लाभ पूंजी में वृद्धि करते हैं। तो देखिए 3 आपने देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, ये आपने यहाँ पर जो 8,50,000 यहाँ गलती से लिखे हुए थे एसेट साइड में, वो 8,50,000 कैपिटल थी। कैपिटल में 15,000 जोड़ेंगे 8,50,000 में, तो हो जाएंगे 8,65,000।
आप पुनः देखें, दोनों का योग फिर बराबर हो जाता है 11,85,000 इजिकल टू 11,85,000। नेक्स्ट जो हमारा सौदा है वो है 7वें नंबर का ट्रांजैक्शन, वो है 80,000 रुपये के मूल्य की वस्तुओं का 1,25,000 रुपये में विक्रय किया। फिर चलते हैं, हमारा जो स्टॉक था, जो स्टॉक हमारा 1,20,000 था, उसमें से हमने कितने रुपए का माल बेचा? 80,000 रुपये का। तो कम हो जाएगा स्टॉक, तो स्टॉक हमारा कितना रह जाएगा? 40,000 का। उसको हमने 80,000 रुपये के माल को कितने में बेचा है? उधार बेचा है 1,25,000 रुपये में। तो हमारे क्या हुआ? देनदार जो हमें भविष्य में पैसा देंगे, तो हमारे देनदारों में असेट साइड में आप देखेंगे तो देनदार एक नई मद बनकर 1,25,000 रुपये की हो जाएगी। अब आप देखिए कि 80,000 का माल 1,25,000 में बेचते हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है 45,000 का। तो फ़ायदा कहाँ जाकर जुड़ता है? पूंजी में। तो देखिए साइड में अपने 45,000 पूंजी में वृद्धि होने से पूंजी अब हमारी हो गई 9,10,000 की। बाकी जो हमारे टर्म्स थे वो नॉन इफेक्टिबल है वैसे के वैसे, जैसे कि रोकड़ वैसे की वैसे 1 पैसा, प्लांट 3 लाख, बैंक 50,000, फर्नीचर 1 लाख। तो दोनों का योग देखेंगे तो पुनः 12,30,000 रुपये आ जाता है। ठीक है। 8वां ट्रांजेक्शन देखिए, माल के पूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए 35,000 रुपये का चेक जारी किया। आपने 35,000 का चेक दिया है तो पैसा किस में से जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो आप देखिए 8वें ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट 3 लाख में से 35,000 घट जाएगा तो हमारा कितना रह जाएगा? कम हो जाएगा, वो रह जाएगा, बैंक में आपके 5 लाख रुपए थे, 5 लाख में से 35,000 रुपये निकल जाएंगे तो 4,65,000 रुपये कुछ रह जाएगा। ठीक है। और अपन ने क्या किया? लेनदारों को पैसा चुकाया है। तो लेनदार हमारे जो 3,20,000 रुपये के थे उसमें से 35,000 कम हो जाएंगे तो वो रह जाएंगे 2,85,000 का। तो नया ट्रांजैक्शन जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का आएगा 11,95,000 रुपये का हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 9, ग्राहकों से 75,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। यहाँ पर बैंक में चेक प्राप्त किया है। चेक प्राप्त करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब चेक प्राप्त करते हैं तो हमारी क्या होती है? बैंक खाते में वृद्धि हो जाती है। हम बैंक खाते में देखिए जोड़ दिए 75,000 रुपये। और दूसरी तरफ क्या हुआ? हमारे जो देनदार थे जो 1,25,000 रुपये के थे वो क्या हो गए? अब कम हो जाएंगे क्योंकि उनसे पैसा मिल गया तो उनमें कमी होगी, तो वो 1,25,000 में से घटा देते हैं 75,000 को। तो कितने बच जाते हैं? 50,000 बच जाते हैं। तो दोनों ट्रांजैक्शन एक तरफ बढ़ गया, एक तरफ घट गया, नॉन इफेक्टेबल रहेगा हमारा टोटल 11,95,000 से फिर वापस पुनः अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाती है। अब चलते हैं 10वें, तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 25,000 रुपये निकाले। देखिए यहाँ पर शब्द प्रयोग में लिया है व्यक्तिगत, यानी ड्राइंग्स किया है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला। क्या? 25,000 रुपये की राशि निकाली, कैश निकाली है तो कैश में से 25,000 रुपये कम करें। चूँकि आपने आहरण किया है तो आहरण करेंगे तो हमारी पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप पूंजी में से भी 25,000 रुपये को क्या कर देंगे? कम कर देंगे और दोनों तरफ का योग पुनः वापस वही का वही। या तो आप क्या करेंगे? 25,000 रुपये रोकड़ में से निकालें, रोकड़ के रूप में व्यक्तिगत, तो इधर 25,000 कम करेंगे और उधर भी 25,000 रुपये कम कर देंगे। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये सिखाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसका प्रभाव अकाउंटिंग इक्वेशन के टोटल को, जो कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती है, उसको समान रखता है। यानी असेट्स का योग सदैव लाइबिलिटीज़ और पूंजी के योग के बराबर होता है। आपका लेन देन हो सकता है एक पक्ष की 2 मदों को इफेक्टिव करता हो सकता है दोनों पक्षों को करता है। इससे संबंधित नियम मैंने आपको अपनी तालिका के माध्यम से सिखाए भी हैं। तो इस प्रकार हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं। एक एग्जाम्पल कल मैं और लेती हूँ पूरा, जिसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आप सभी इसको पुनः देखें और इसको समझने का प्रयास भी करें।